हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्स लॉ। तो सपोज करो अगर हमारे पास एक फ्लूइड है, ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक फ्लूइड है। तो फ्लूइड में फ्लूइड की क्या रहेगी, बहुत सारी लेयर्स। क्या हमारे पास एक फ्लूइड है, ये उसमें क्या है, फ्लूइड की बहुत सारी लेयर्स हैं। ये क्या है, फ्लूइड्स की लेयर्स है। तो ये मैंने बना दी फ्लूइड्स की बहुत सारी लेयर्स। इस फ्लूइड में हमने यहाँ पर ले लिया एक ऑब्जेक्ट। क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में फॉल होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये जब फ्लूइड में फॉल होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने आइट साइड की फ्लूइड की जो लेयर्स है, वो अपने आइट साइड की फ्लूइड्स की जो लेयर्स है उन लेयर्स को भी अपने साथ खींचकर नीचे ले जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि ये जब नीचे जाएगा तो इसके कांटेक्ट में यहाँ पर ये जो फ्लूइड की लेयर है, इसके कांटेक्ट में इधर जो फ्लूइड की लेयर है, इन लेयर्स को भी अपने साथ खींचकर नीचे ले जाएगा। तो ये लेयर को खींच के नीचे ले जाएगा, इधर वाली लेयर को खींच के नीचे ले जाएगा। लेकिन इधर वाली लेयर को ले जा रहा है क्या? नहीं, ये लेयर जहाँ थी वहीं रहेगी, ये लेयर जहाँ थी वहीं रहेगी। तो ये लेयर हमने दूर दूर बनाई है, लेकिन ये लेयर्स कैसी है, बहुत ही पास पास है, एक दूसरे के यूँ कांटेक्ट में है। कि ये लेयर और ये लेयर, ये दोनों लेयर बिल्कुल कैसी, एक दूसरे के कांटेक्ट में। ये दोनों लेयर कैसे, बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में। तो एक लेयर को तो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे खींच कर ले जा रहा है, घसीट कर नीचे ले जा रहा है, उसको ड्रैग करके नीचे ले जा रहा है। और एक दूसरी लेयर तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन। इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन। कि ऑब्जेक्ट के साथ ये दोनों लेयर्स तो नीचे जाएगी, लेकिन ये वाली लेयर और ये लास्ट वाली लेयर ये तो जहाँ है वहीं रहेगी। तो एक लेयर वहीं है, दूसरी लेयर नीचे जा रही है, एक लेयर वहीं है, दूसरी लेयर नीचे जा रही है। तो इन लेयर्स के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लूइड रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये वाली लेयर क्या करेगी, सेकंड लेयर को नीचे जाने से रोकेगी। ये वाली लेयर क्या करेगी, इस थर्ड लेयर को नीचे जाने से रोकेगी। तो इन लेयर्स को नीचे जाने से रोकेगी, मतलब इस ऑब्जेक्ट को नीचे जाने से रोकेगी। तो ये लेयर्स ऑब्जेक्ट के फॉल पर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेगी, एक रिटार्डिंग फोर्स। एक फोर्स अप्लाई करेगी, इसके मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो मोशन को अपोज करेगी तो रिटार्डिंग जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो विस्कस फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो विस्कस फोर्स कितना रहेगा, उसी को किसने बताया, स्टोक्स ने बताया। इंग्लिश साइंटिस्ट थे जॉर्ज जी स्टोक्स। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो रिटार्डिंग फोर्स ये फ्लूइड्स की लेयर्स अप्लाई करेगी, कि अगर हमारे पास एक छोटा सा स्फेयर है, वो स्फेयर अगर फ्री फॉल कर रहा है, स्फेयर अगर फ्री फॉल कर रहा है, तो ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड की लेयर्स इसकी जो डायरेक्शन है कि ये इस डायरेक्शन में अगर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करेगी, एक विस्कस फोर्स अप्लाई करेगी। वो जो विस्कस फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मतलब हम इस ऑब्जेक्ट की, इस स्फेयर की वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये विस्कस फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इस विस्कस ऑब्जेक्ट के जो रेडियस है, रेडियस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ए से। वैसे तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किया है। तो रेडियस की भी क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर रेडियस इंक्रीज़ होगी तो भी क्या होगा, इस पर जो फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इंक्रीज़ होगा। तो उसी के बेसिस पर इन्होंने लॉ दिया। उन्होंने क्या कहा है, एफ इज इक्वल टू रहेगा 6 पाई ईटा ए वी। क्या कहा उन्होंने कि 6 पाई ईटा ए वी की जो रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स, विस्कस फोर्स किसके इक्वल रहेगा, 6 पाई ईटा ए वी के इक्वल रहेगा। मतलब वेयर वी इज वेलोसिटी, ए इज व्हाट इज ए इज रेडियस ऑफ दिस स्फेयर, ईटा इज विस्कोसिटी एंड 6 पाई इज कांस्टेंट। मतलब अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो ये रिटार्डिंग फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर स्फेयर का रेडियस इंक्रीज होगा तो रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। अगर स्फेयर की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, इंक्रीज।
तो यही क्या है हमारा स्टोक्स लॉ, और वो क्या बोलता है कि F इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा ए वी। इसी टाइप से इसी का एग्जाम्पल है फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप, कि जो रेन ड्रॉप है वो जब एयर में फॉल होती है तो वो इसी का एग्जाम्पल है कि कोई स्फेयर अगर फॉल होता है, रेन ड्रॉप अगर फॉल होती है तो उसके फॉल अगर वो नीचे होगी तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई होगा, एक रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई होगा जो उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। वेलोसिटी उसकी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी रिटार्डिंग फोर्स भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब इसी पर बेसिस हम देखते हैं कि अगर ये क्या है हमारा फ्लूइड है, तो फ्लूइड में ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ इस पर क्या अप्लाई कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इस पर क्या अप्लाई कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या यूँ का इसका वेट, इसका वेट ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेट। तो इसका वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स। इसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में डुबाते हैं, अगर उसको फ्लूइड में अगर हम गिराते हैं तो फ्लूइड उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। फ्लूइड क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करती है। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स। तो बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा कि ये ऑब्जेक्ट है ये फ्लूइड में गिरा, फ्लूइड में जैसे ही गिरा तो फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में एक बियॉन्ड फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, तो बियोंसी उस पर अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, कि किसी भी फ्लूइड में कोई चीज़ को हम डुबाते हैं तो फ्लूइड उसे ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करती है। उस फोर्स को हम क्या करते हैं, बियॉन्ड फोर्स। तो ये उसने बियॉन्ड फोर्स अप्लाई किया। और एफ क्या है, रिटार्डिंग फोर्स। ये रिटार्डिंग फोर्स किसकी वजह से आया, इनकी लेयर्स में जो रिलेटिव मोशन हुआ उसकी वजह से। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट का वेट। तो अब जैसे ही यहाँ पर सपोज करो हमने उसको फ्लूइड के अंदर छोड़ा, इस बॉल को हमने जैसे ही फ्लूइड के अंदर छोड़ा तो इस पर इसका वेट अप्लाई होगा। वेट अप्लाई होगा तो उसकी वजह से इसमें क्या आएगा कि फोर्स। ये वेट क्या है, उसका फोर्स है। वेट क्या, एक टाइप का फोर्स। तो अर्थ ने उस पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स से अपनी तरफ खींचा। इनिशियली अर्थ ने अपनी तरफ खींचा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में आता है एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। तो इस पर अर्थ ने फोर्स अप्लाई किया, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का वेट। तो अर्थ ने इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ गया, नीचे। तो फोर्स की वजह से उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी, रिटार्डिंग फोर्स, विस्कस फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज हुई कि अर्थ ने फोर्स अप्लाई किया तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो रिटार्डिंग फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज। तो इनिशियली तो जैसे ही कि सपोज करो यहाँ तक कोई, इसके ऊपर कोई भी मीडियम नहीं था, यहाँ पर हमने इस बॉल को ड्रॉप किया किसमें, कि इसके ऊपर, कि इस पोर्शन के ऊपर कोई भी फ्लूइड नहीं था और यहाँ से हमने फ्लूइड में उस बॉल को ड्रॉप किया। तो जैसे ही फ्लूइड के अंदर वो बॉल गई, तो फ्लूइड ने क्या किया, एक तो बियॉन्ड फोर्स अप्लाई किया और रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया। और यहाँ से हमने रिलीज़ किया तो अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, रिटार्डिंग फोर्स, विस्कस फोर्स भी क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा। और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि F प्लस बी एफ मतलब क्या है हमारा, रिटार्डिंग फोर्स या विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स प्लस बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाएगा। कि विस्कस फोर्स जो रिलेटिव मोशन की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बियॉन्ड फोर्स जो फ्लूइड किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाता है जब फ्लूइड के अंदर उस ऑब्जेक्ट को हम डुबाते हैं। और वेट क्या है, जो अर्थ ने लगाया। तो अर्थ ने जो वेट लगाया वो इक्वल हो जाएगा किसके, विस्कस फोर्स प्लस बियॉन्ड फोर्स के इक्वल। ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है कि अर्थ ने वेट लगाया, अर्थ ने फोर्स लगाया, उसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज होने के वजह से एफ की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो इनिशियली तो जो अर्थ ने फोर्स लगाया वो ज़्यादा रहेगा, अर्थ ने जो फोर्स लगाया वो ज़्यादा रहेगा, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, नीचे। अब इनिशियली तो फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट आ रहा था नीचे, फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो ये विस्कस फोर्स भी क्या हुआ, इंक्रीज। तो ऑब्जेक्ट आ रहा है नीचे नीचे नीचे, उसके में क्या है, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन, वो नीचे जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स एंड बियॉन्ड फोर्स, विस्कस फोर्स एंड बियॉन्ड फोर्स। अब स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो विस्कस फोर्स भी क्या हुआ, इंक्रीज। विस्कस फोर्स इंक्रीज हुआ इंक्रीज होते होते इन दोनों का सम वेट के इक्वल हो गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब अब ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना हो गया, ज़ीरो, क्योंकि जितना आप फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर। और हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि यार ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स, सेकंड नहीं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि यार ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन कर रहा है तो वो सेम वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। कब, जब नेट फोर्स कितना हो, ज़ीरो। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, मोशन, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, वी वेलोसिटी से मोशन। तो अब उस पर हो गया नेट फोर्स ज़ीरो। अगर नेट फोर्स ज़ीरो हुआ तो अब वो जिस वेलोसिटी से मोशन कर रहा था उसी वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, तो अब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, अब वो क्या करता रहेगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, वी टी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, वी टी। बुक में इस कांस्टेंट वेलोसिटी को इन्होंने क्या नाम दिया है, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को इन्होंने नाम दिया है टर्मिनल वेलोसिटी। बुक में इस कांस्टेंट वेलोसिटी को इन्होंने क्या नाम दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो नेट फोर्स हो गया ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो हुआ तो अब नेट फोर्स ज़ीरो मतलब एक्सीलरेशन ज़ीरो, तो अब एक फिक्स वेलोसिटी से नीचे मोशन करता रहेगा। अब इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू, विस्कस फोर्स मतलब ये वाला फोर्स कितना होता है, 6 पाई ईटा ए वी। अब ये वी क्या रहेगी, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी, इसलिए वी की स्पेस पर हमने क्या लिखना पड़ेगा, वी टी। प्लस बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। यहाँ वेयर ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वेट। वेट क्या होता है, मास इंटू जी, वेट क्या होता है, मास इंटू जी, ठीक है। अब ये 6 पाई ईटा ए वी टी, तो एज इट इज़ है, इज इक्वल टू ये वी रो जी इधर प्लस में उधर जाकर माइनस, तो ये एम इंटू जी एज इट इज़ माइनस वी सिग्मा जी। कितना क्लियर है कि इधर प्लस में था उधर आकर माइनस। अब मास क्या होता है, फिर से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, 6 पाई ईटा ए वी टी इज इक्वल टू मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम, तो एम की स्पेस पर मैंने लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये एम जी क्या है, वेट, किसका वेट, इस स्फेयर का वेट मतलब मास किसका रहेगा, स्फेयर का। डेंसिटी कितनी किसकी रहेगी, स्फेयर की। तो हमने स्फेयर की डेंसिटी कंसिडर कर ली, कितनी है, रो। स्फेयर की डेंसिटी कितनी कंसिडर कर ली, रो। तो मास, तो स्फेयर का मास क्या रहेगा, स्फेयर का वॉल्यूम इंटू स्फेयर की डेंसिटी। तो स्फेयर की डेंसिटी हमने कंसिडर कर ली, मास डेंसिटी कितनी कंसिडर कर ली, रो। जी इज एज इट इज़ माइनस वी सिग्मा जी एज इट इज़, ठीक है। अब देखो हमने दोनों के वॉल्यूम सेम लिखे हैं, ऑब्जेक्ट का भी, स्फेयर का भी वॉल्यूम और मीडियम का भी वॉल्यूम। क्यों सेम लिखा है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही यहाँ पर बियॉन्ड फोर्स उतने ही वॉल्यूम में अप्लाई होगा, कि यह ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम में बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। इसलिए जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इतना ही बियॉन्ड फोर्स का वॉल्यूम। अब देखो v यहाँ से मैंने कॉमन निकाला
और जी भी क्या निकाल लिया, कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा रो, ये माइनस का साइन, और यहाँ क्या बचा, सिग्मा। ठीक है, और इधर क्या है 6 पाई ईटा ए वी टी। अब वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, किस स्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, या यूँ कहे कि वो वाला वॉल्यूम जितना वॉल्यूम में फ्लूइड ने अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स अप्लाई किया। तो स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई ए स्क्वायर। ये होता है क्या, नहीं, पाई ए क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, या इसी को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम होता है किसका, स्फेयर का, जहाँ आर क्या होती है, रेडियस। लेकिन यहाँ पर स्फेयर के रेडियस हमने कितनी कंसीडर की है, ए, इसलिए इस आर की स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 4/3 पाई ए क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की स्पेस पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा रो इज एज इट इज, सिग्मा इज एज इट इज इंटू जी। और इधर क्या है, इधर है 6 पाई ईटा ए वी टी। ठीक है, अब इस पाई से ये पाई तो क्या हो गया, कैंसल। ये ए से ए की एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसल। तो ए की पावर सिर्फ कितनी बचेगी, 2, तो ए की पावर बची सिर्फ 2। अब 2 से ये 6 कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम में। तो ये 4 कितने टाइम में कैंसिल होगा, 2 टाइम में। 2 से मैंने 4 को 2 टाइम्स में कैंसिल किया और 6 को 3 टाइम्स में। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये 3 और एटा इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में। तो यहाँ से हमने वी टी की वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास क्या है, 2 इज़ एज इट इज़, ए स्क्वायर इज एज इट इज़, सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा इंटू जी। पहले वाले सिंबल को क्या पढ़ते हैं, रो, दूसरे वाले सिंबल को सिग्मा। तो ये 3 और एटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये पहले से 3 तो एज इट इज़ है, इंटू ये 3 और एटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में। तो डिवाइड में क्या हो गया, 3 एटा। ठीक है, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ मैंने लिख दिया 9। तो ये क्या आ गई हमारे पास, वी टी की वैल्यू। वी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2a स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 एटा। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट स्फेयर मोशन करना लगेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है वी टी की वैल्यू ये रहेगी। अब वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो एटा, एटा की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एटा इंक्रीज होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। इसी टाइप से वो ए पर भी डिपेंड कर रही है कि अगर ए मतलब रेडियस इंक्रीज होगा, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये ऊपर लिखा है, ऊपर वाली चीज़ जब इंक्रीज होती है तो इधर वाली चीज़ इंक्रीज होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट का, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर उसका रेडियस इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। विस्कोसिटी अगर डिक्रीज होगी या विस्कोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो वीटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।